Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. A very good morning to all of you. Before starting, let me tell you for all those who are looking for the English version of this video, they can get it on GK Today's new platform, that is GK Today 2.0, the new channel. The link is given in the description box. तो देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो सेशन है, जो ये क्वेश्चंस हैं, इनमें ये पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चंस में से लिए गए। तो ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये आपको मिल सकती है जीके टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर। साथ ही साथ वहाँ पर 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हर मंथ अवेलेबल होते हैं। कैटेगरी वाइज अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी हैं, तो इसीलिए आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप को। अब चलते हैं हमारे आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे लगता है कि काफ़ियों के पास इसके आंसर्स होंगे और सबने माइंड में इसके आंसर सोच लिए होंगे। जिन्हें नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सेशन आपको समझाने और पढ़ाने के लिए ही है। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन कहता है कि हु इज़ द हेड ऑफ द पैनल set up to strengthen the assessment and accreditation of higher educational institutions। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की असेसमेंट बेसिकली जब आप, और मैं इसके बारे में इन डिटेल बताऊंगी, पहले हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि एक पैनल सेटअप करी गई है, उसका हेड कौन है वो आपको बताना है। ये पैनल किस लिए है? ये पैनल है टू स्ट्रेंथन द असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या है ये सारी बात, वो जानने से पहले ये देख लो कि इस पैनल के हेड कौन है। उनका नाम है के राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ पर आप ये उनकी तस्वीर भी देख सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल सेटअप करी है ताकि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी असेसमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। और ये जो कमेटी बनी है, इट इज़ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, इनका नाम है के राधाकृष्णन, चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईआईटी कानपुर। ही इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ आईआईटी काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी। जैसे कि अब मैं बात कर रही हूँ, ये काउंसिल कमेटी बनी है, इसके चेयरपर्सन है। ये कमेटी क्या करेगी? जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेशन होती है, मतलब आप उसको लगाओ कि ये यूनिवर्सिटी या ये कॉलेज का क्या ग्रेड है, ऐसे सोच समझ लो, बेस सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, एक्रीडिटेशन एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है जब आप उसकी क्वालिटी की बात करते हो। जैसे कि जो कि वहाँ के, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को एक एक्रीडिटेशन होती है उसकी, आप उसको क्वालिटी एश्योरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि जब ये समझा जा सकता है कि चाहे वो स्टूडेंट्स हों, बच्चे हों, चाहे वो एम्प्लॉयर्स हों, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी हो, कि वो इंस्टीट्यूशन कैसे वहाँ की पढ़ाई है, ग्रेड ए बोलते हैं ना, ए बी सी डी, तो ऐसे ही यही होता है। ये आप उसके असेसमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो, एक रिलायबल इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है, चाहे बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे इन सोसाइटी जनरल हो, सो एज टू चेक द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन जो वो इंस्टीट्यूशन ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो एक्रेडिटेशन असिस्ट करता है इंस्टीट्यूशंस को कि वो अपने स्ट्रेंथ को समझे, अपनी वीकनेस को समझे, और साथ ही साथ फिर उस एरियाज पे काम हो, प्रॉपर प्लानिंग होती है, रिसोर्स एलोकेशन हो उनको। ठीक है, तो क्योंकि एक एजुकेशन सिस्टम, अगर आपको याद हो, हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, उस रिगार्डिंग में ये कमेटी जो है वो सेटअप करी गई, और उनके इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे वो भी आपको पता चल गया है, के राधा कृष्णन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगला क्वेश्चन देख लो क्या है और फिर इसके बारे में जानेंगे। देखो, what is the approximate area of the annual Antarctic ozone hole as per the NASA report? तो वो अप्रोक्सीमेट एरिया बताना है ऑफ द एनुअल एंटार्क्टिक ओजोन होल। मैं इसके बारे में भी कवर करूंगी ये क्या कह रही है टर्म, लेकिन आंसर इस क्वेश्चन का है, जो अप्रोक्सीमेट एरिया है एज पर द नासा रिपोर्ट, वो है 23.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द एंटार्क्टिक ओजोन होल। क्या है ये ओजोन होल और हम किस बारे में बात कर रहे हैं? एज पर द साइंटिस्ट ऑफ नासा, उनके हिसाब से जो एनुअल एंटार्क्टिक ओजोन होल है वो रीच कर चुका है एट एन एवरेज ऑफ 23.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, ओजोन सबको पता है कहाँ पर होती है, ओजोन लेयर सबने सुना होगा, स्ट्रेटोस्फियर में। जब आप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हो तो जैसे ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में एक ओजोन लेयर होती है, पढ़ा है सबने। ज्योग्राफी में थोड़ी आइडिया होगा ना कि ओजोन आपको सन की यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वही हम महान है, हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं उनका नंबर देखो। अब बात यहाँ पे क्या है, एंटार्क्टिका के पास ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि ओजोन में खड्डा हो गया,
ओजोन होल का मतलब वो नहीं है। ओजोन होल का मतलब है जो ओजोन लेयर की थिकनेस है, मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, चाहे आप ऐसे लगा लो, तो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कम होती जा रही है। और ये थिकनेस क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि एनुअल केमिकल जो डिस्ट्रक्शन हो रही है उसके चलते। देखो, अर्थ की एक प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन लेयर, लेकिन वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। उसको बोलते हैं, जब आप बोल रहे हो उसकी थिकनेस जो है वो कम हो रही है, वो टर्म है ओजोन होल, कोई ऐसे होल नहीं है। ठीक है, तो ये हर साल, मतलब एनुअल अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर के चक्कर में टेम्परेचर जो है ड्रॉप कर जाता है। तो स्प्रिंग सीजन के टाइम पे अगर मैं लगाऊं सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, तो साउथ पोल पे ये जो ओजोन होल है वो देखने को मिलता है। ये ओजोन जो है वो और ज्यादा डिप्लीट हो जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ड्यूरिंग द सर्दर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग सीजन अगस्त से अक्टूबर के बीच में ओजोन होल हर साल एनुअली यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, मतलब वही और कम हो जाती है, उसका एरिया जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ओजोन होल जिसको आप बोल सकते हो, ओजोन की जो थिकनेस है वो ज्यादा कम हो जाती है। क्यों होती है? एक तो टेम्परेचर कम होता है, इसकी अपनी एक साइंटिफिक रीजंस हैं, उसमें इन डीप डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन यही ड्यूरेशन होता है जब ये और ज्यादा आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। प्राइमरी कॉज जो है वो ओजोन डिप्लीशन का, वो है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। ठीक है, इसके प्रेजेंस के चक्कर में ये जो श्रिंकिंग है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात आ गई समझ में? तो ये है पूरा फिनोमिना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया का लार्जेस्ट विंड टर्बाइन अभी रिसेंटली इंस्टॉल हुआ है कौन सी स्टेट के अंदर? तो वो कौन सी स्टेट है जहां पर इंडिया का लार्जेस्ट विंड टर्बाइन हैज बीन रिसेंटली इंस्टॉल्ड? और वो है गुजरात। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने इंस्टॉल किया है इंडिया का लार्जेस्ट WTG विंड टर्बाइन जनरेटर। कहां पर? मुंद्रा इन गुजरात में। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उससे भी टॉलर है, 182 मीटर्स। ठीक है, तो ये टरबाइन किसने इंस्टॉल किया है वो भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आप बता सकते हो। अब मुंद्रा विंडटेक लिमिटेड, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है इनकॉर्पोरेटेड बाय अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये जो मैं विंड टरबाइन की बात कर रही हूँ, विंड टरबाइन क्या है? एक रिन्यूएबल सोर्स है जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। ठीक है, अगर वो कोयल से करोगे, कोयला होगा, थर्मल पावर प्लांट्स होंगे तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। इन सबको देखते हुए ये जो विंड टरबाइन है, अगर मैं इंडिया की पोटेंशियल की बात करूं तो इंडिया का पोटेंशियल है ऑफ अबाउट 60 गीगावाट ऑफ विंड। ठीक है, कि हम इसको अचीव धीरे धीरे वी कैन सब्सटेंशियली इट वुड गो अप। जब आप ओल्ड पावर स्टेशन जो है, विंड पावर स्टेशन, आप उनको हटाकर न्यू विंड टरबाइंस जो हैं हायर कैपेसिटी के उनके साथ रिप्लेस करोगे। बहुत सिंपल सा फिनोमिना होता है। देखो, ये जो विंड टरबाइन है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो ये जो एरिया है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखो, ये एक टरबाइन है, बहुत बड़ा, बहुत लंबे लंबे टॉल होते हैं ये, क्योंकि ये विंड की जो वेलोसिटी है उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये जो ब्लेड्स हैं, ठीक है, तो इसके पीछे ये जो आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी अब जनरेट होती है तो उसको ऐसे अंदर, ये देखो, ये केबल्स के थ्रू नीचे लाया जाता है और फिर सारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको कनेक्टिंग पाइपलाइन से भेज दिया जाता है सब स्टेशन पे और फाइनली ग्रिड पे, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इस तरीके का एक फंडा है। तो अब मतलब थोड़ा अब आइडिया लग गया है कि क्या होता क्या है, कैसे ये सिस्टम चलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है, दो इनकी तस्वीरें भी हैं, अगर आपने पहचान लिया है ये किसकी तस्वीरें हैं तो आप ऑप्शन पे भी आ सकते हो। इंडियन चेस प्लेयर्स हैं ये। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि ये कौन है, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। तो पहले तो ये चेस प्लेयर्स हैं। अब क्वेश्चन है कि विच इंडियन चेस प्लेयर्स वॉन दी ओपन एंड विमेन्स टाइटल्स इन द एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप? कौन है ये? इनका नाम क्या है? आर प्रज्ञानंदा और PV नंदिता। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये दो पर्सनालिटीज हैं, ये चेस प्लेयर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम सकते हैं, तो इसीलिए आपको दोनों के नाम और कौन से प्लेयर्स हैं, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, वो भी मालूम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एला भट्ट जो रिसेंटली पास्ड अवे, ये फाउंडर थी कौन से फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशन की? बताइए जरा, क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन ए, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ए ही इसका सही आंसर है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो है ये एक्टिविस्ट, विमेन एक्टिविस्ट हैं। 89 ईयर्स ओल्ड थी, रिसेंटली पास्ड अवे।
पद्म भूषण इनको मिला हुआ है और बहुत से काफ़ी और अवार्ड्स, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी रिसीव कर चुकी ये विमेन राइट्स एक्टिविस्ट जिनका नाम है एला भट्ट, जो कि फाउंडर थी सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन की। इन्हें ये सभी जानते हैं ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि एक एज इट वाज फॉर्म्ड एज अ ट्रेड यूनियन ऑफ विमेन जो कि वर्क कर रही हैं इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पर अभी करंटली अगर मैं बात करूं तो 2 मिलियन मेंबर्स हैं। तो लैक्स ऑफ विमेन्स की इन्होंने लाइफ चेंज करी है, प्रोवाइडिंग देम दी माइक्रो लोन्स। ठीक है, इन्हें जेंटल रेवोल्यूशनरी के नाम से भी जाना जाता था। तो या थ्रू हर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बहुत विमेन्स की मदद करी है एंड दे प्रोवाइडिंग देम दी माइक्रो लोन्स फॉर ओवर 5 डेकेड्स। ठीक है, तो विमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है, जिनका नाम है एला भट्ट, हु रिसेंटली पास्ड अवे। ऑप्शन तो क्या था? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर था। चलो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इंडियन स्टेट, इनमें से वो कौन सी इंडियन स्टेट है जो कि सेट है टू होस्ट दी ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट? लिख दे आंसर। केरला, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो केरला वो इंडियन स्टेट है जो कि सेट है टू होस्ट दिस साइकिलिंग टूर्नामेंट। ठीक है, तो जहां पर 200 साइकिलिस्ट, अराउंड 200 साइकिलिस्ट जो हैं फ्रॉम ओवर 25 कंट्रीज इन एशिया, वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड ये पहली बार ऐसा होगा कि ये जो इवेंट है ये कंडक्ट होगा दिल्ली के बाहर। ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग 2022 इट इज सैंक्शनड बाय एशियन साइकिलिंग कॉन्फेडरेशन एंड साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या कहता है कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कौन से मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है? काफी कहेंगे कि नवंबर का मंथ ही होगा क्योंकि नवंबर के मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। वैसे तो ये कहना सही है, लेकिन आपको एग्जाम्स में ऐसा तो नहीं आएगा ना, तो बट मंथ जरूर ध्यान में रखना, नवंबर का मंथ है जब आप वर्ड इन विच मंथ द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2015 में यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्व किया था और ये डिक्लेयर किया था कि हर साल 5 नवंबर को, ये डेट याद रखना, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा। लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई जाएगी इसके बारे में, और कैसे आप इफेक्टिव टूल्स जो हैं, अर्ली वार्निंग डिटेक्शन बोल सकते हो उसको, कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। जब होता है ना कि जैसे हम कोविड-19 के टाइम पे लोगों को अवेयर करते थे कि क्या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट द पीपल इस हजार्ड से कि ये डिजास्टर ना बने, उससे पहले ही लोगों में जागरूकता हो, अवेयरनेस हो, क्या करना चाहिए किस टाइम पे। तो उसके रिगार्डिंग ये वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है वो वी ऑब्जर्व दिस डे। और साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो मैंने एक 13 अक्टूबर की डेट आपको बताई थी। क्या होता है इस दिन? इस दिन होता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। तो ये जो डे है वर्ल्ड सुनामी डे, वो इस पर्टिकुलर 13 अक्टूबर के डे के साथ भी अलाइन होता है। और दिस डे ऑल्सो अलाइंस विद सेंडाई फ्रेमवर्क। याद है, सेंडाई फ्रेमवर्क की भी बात करी थी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 2030, जो 7 टारगेट्स हैं ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क, उसके साथ भी दिस डे अलाइंस। ठीक है जी, तो चलो अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट जो हैं वो चीफ गेस्ट होंगे एट दी 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्या सोच रहे हो? सी सोच रहे हो? ऑप्शन सी गयाना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इस कंट्री के प्रेसिडेंट जो हैं वो चीफ गेस्ट होंगे 17th प्रवासी भारतीय दिवस। कब होता है प्रवासी भारतीय दिवस? कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 9 जनवरी को डेट को चूज किया गया कि इस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस। ये वही दिन है जब 1915 में महात्मा गांधी जो है उन्होंने रिटर्न किया था, इंडिया में वापस आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। ठीक है, तो एंड ही चेंज द लाइव्स ऑफ इंडियंस फॉर एवर। साथ ही साथ ये डे एक्नॉलेज करता है किसको? एनआरआईज को, हु आर लिविंग अब्रोड। ठीक है, तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म बेसिकली उनके लिए भी है एंड इट कनेक्ट्स द यंगर जनरेशंस ऑल्सो। तो जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है सिग्निफिकेंटली इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यस, वेल तो ये प्रवासी दिवस के बारे में हो गया। 17th प्रवासी दिवस है इस बार। कौन होंगे प्रेसिडेंट? गयाना जो कंट्री है वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि चीफ गेस्ट होंगे।
2023 में, अभी तो जनवरी में होगा ना, तो डेट अभी आएगी, तो 2023 में 9 जनवरी को ये कहाँ पर होगा? ये होगा मध्य प्रदेश में, इंदौर में। ठीक है, फिर बात आती है इसकी थीम क्या होगी? थीम होगी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये थीम रहेगी इस बार की, जो आपको याद में रखनी है। अब मैं ये कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ तो एक बार देख भी लो। चलते हैं फिर अमेरिका, साउथ अमेरिका में, यहाँ पर देख लो एक बार। हमने अभी कुछ दिन पहले मैप में ब्राजील देखा था, ठीक है, तो और यहाँ अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये वो कंट्री है गयाना, कैरिबियन सी है इधर, ये सेंट्रल अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास नहीं करती है, इक्वेटर भी पास नहीं करता है, ठीक है, तो ये वो कंट्री है। मैप में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को देखा करो। कौन सी सिटी है जो कि होस्ट होगी ऑफ एग्रोटेक इंडिया एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी फेयर इन 2022? क्या सोच रहे हो? सोच लिया? वो सिटी जो होस्ट होगी इस एग्रोटेक इंडिया की, इस फेयर की, वो सिटी है चंडीगढ़। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो पहले तो ये याद रख लो, एग्रोटेक इंडिया को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कब? 4 नवंबर से 7 नवंबर तक। ये कौन सा एडिशन होगा? ये 15th एडिशन होगा। तो इसकी थीम क्या होगी? इसकी थीम होगी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। कौन कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड होंगी जो पार्टनर होंगी फॉर CII इस पर्टिकुलर फेयर में? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की मिनिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और साथ में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा। ठीक है जी, देखो ये मैं शायद एग्रीटेक के बारे में या एग्रीकल्चर के बारे में, जब हम, ज़रूरी नहीं है कोई एक ही ऐसी चीज़ हो आपने, मैं वैसे भी जब हम ये चीज़ें क्वेश्चंस कवर करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ। रट्टाफिकेशन हर जगह नहीं चलता है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, उसके बारे में हमने इन्हीं करंट अफेयर्स के थ्रू काफ़ी चीज़ें कवर भी करी हैं, करंट ओरिएंटेड, कि चल क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या चाहती है। जब आपके जो फार्मर्स हैं और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा ऊपर लेकर जाना है। एक क्वेश्चन, एक करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा भी था कि करंट टेक्नोलॉजी जो है, आप ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हो इस टेक्नोलॉजी में, तो ये सेक्टर आपकी GDP को और बूस्ट कर सकता है, विच कितना परसेंटेज, 1 to 1.5%। ठीक है, ये सब मैंने कवर किया। चीज़ों को लिंक करते हो, समझते हो। जब ये भी बताया कि अभी जो फार्मर्स हैं जो ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, वो मॉडर्न मेथड पर कैसे आ सकते हैं, वो अवेयरनेस जनरेट करने के साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, उनको जब आप ये चैलेंजेस बताओगे तो वो भी अपने न्यू जो उनका माइंडसेट है उसके उससे जो वो नई नई तरीके, जो इनोवेशंस हो सकती हैं, वो इनोवेटिव माइंडसेट से जब उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस निकलेंगे तो आप उसको लिंक कर सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, और वहां पर फिर आप एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल कर सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, आप उसको टेक्नोलॉजी के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पर स्टार्टअप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। वो माइंडसेट, वो एंटरप्रेन्योर्स जो कि इसके सॉल्यूशंस जो हैं, वो इनोवेटिव आइडियाज जो है वो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। आई बात समझ में? आ जानी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सी स्टेट है, या फिर यूटी भी हो सकती है, जो कि होस्ट है ऑफ द पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। तो वो स्टेट है, वो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट गोवा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गोवा इज द होस्ट ऑफ पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, जो कि कहाँ होगी? इन जनवरी 2023 इन पनाजी। तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत अनवील द लोगो फॉर दिस पर्पल फेस्ट। ये पहला ऐसा इंक्लूसिव फेस्टिवल होगा जो कि किसके लिए है? फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो जो गोवा की स्टेट कमीशन है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो इसको होस्ट करेगी, और इन एसोसिएशन विद डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, जहां पर काफी और चीजें कि कैसे इंक्लूसिव करा जा सकता है और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई साइन लैंग्वेज कोर्स अगर हम इन कमिंग टाइम्स लेकर आ सकते हैं फॉर दी स्पेशल पीपल इन द कमिंग ईयर्स, ये सब भी अश्योर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ होते हैं आपके आज के करंट अफेयर्स खत्म। सेशन नहीं खत्म हो रहा, घबराने की बात नहीं है। चलते हैं रिवीजन कैटेगरी पे और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्पोर्ट्स सेक्टर से एसोसिएटेड होगा। तो बताओ फिर पहला आंसर क्या है, सोचो।
कौन सी स्टेट है जिसने इनॉग्रेट किया राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स? राजस्थान ने। What is the position of India in 2022 Commonwealth Games? Fourth position. Tejaswini Shankar became the first Indian to win a medal in the Commonwealth Games. कौन से स्पोर्ट्स में? हाई जंप। ठीक है। India won its first ever medal in which sport in the Commonwealth Games 2022? Lawn balls. अच्छा, Achnit Shawley who clinched gold medal for India in the Commonwealth Games who associated है with which sports? वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, तो नाम ध्यान में रखना, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है वो भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। बर्मिंघम जो है विच होस्ट द 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सिटी है ऑफ विच कंट्री? यूके। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द टीम इंडिया फ्लैग बेयरर एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? नाम है पीवी सिंधु। विच एनिमल फीचर्स इन दी 36 नेशनल गेम्स 2022 जो कि गुजरात में हुई? लायन। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया है कैंपेन जिसका नाम है क्रिएट फॉर इंडिया? ये किस लिए है? टू चीयर द इंडियन कंटिजेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन सा इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया ये कैंपेन? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एशियन गेम्स 2023 का वेन्यू पूछा है, क्या लगता है? चाइना लगता है? चाइना ही है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु हैज बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? हरमनप्रीत कौर। विच इज द होस्ट ऑफ द नेशनल गेम्स कंडक्टेड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन 2022? आंसर क्या है? आंसर है गुजरात। कौन से इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है हु क्लिंच द मेंस जेवलिन थ्रो गोल्ड एट द 2022 क्वार्टेन गेम्स? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा bettered his national record in javelin throw in the Paavo Nurmi Games held in which country? फिनलैंड। कौन सी स्टेट है जिसने टॉप पोजीशन लिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में? हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का वेन्यू क्या था? वो भी हरियाणा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेन्यू क्या है? विच इज द वेन्यू ऑफ द 19th एशियन गेम शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2022? बताओ। हैंगजू, चाइना। विच इज द मैस्कॉट ऑफ द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? ये आपके लिए होमवर्क रख देते हैं, आंसर जरूर देना। चलिए आगे चलते हैं, अगली कैटेगरी देखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इससे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल? बताइए। बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल, ये थीम है। लिख दूं? लिख देती हूं आपके लिए। बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, इंक्लूसिव। विच स्टेट लॉन्च द डायग्नोस्टिक सर्विस फॉर पीपल नेम्ड एक्सप्रेस क्लिनिक? कौन सी स्टेट है? कर्नाटका। कौन सी स्टेट ने पास किया है एक बिल टू हेल्प SC/ST पीपल अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट? वेस्ट बंगाल। कौन सी स्टेट है दैट इज सेट टू प्रोवाइड यूनिक फार्म ID एज वेल एज फैमिली ID टू द पीपल ऑफ दैट स्टेट? उत्तर प्रदेश। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिपोर्ट में स्टेट किया है कि 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड वो स्टक हैं मॉडर्न स्लेवरी में? ILO। इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट कब ऑब्जर्व, कौन से साल में ऑब्जर्व किया जाता है? इट वॉज ऑब्जर्व इन विच ईयर? 2021। कौन सी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की जिसने एक्सपीरियंस किया है मॉन्स्टर मॉनसून विच हैज किल्ड ओवर 1000 पीपल? पाकिस्तान। When is the International Day of World's Indigenous People observed? कब होता है? 9th of August. UN-backed agencies issued first ever policy framework to protect which category of people displaced due to climate change? Children. ये मैं ले चुकी हूँ एक बार पहले क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली साइन किया है ये क्वेश्चन अच्छा आपके लिए होमवर्क है।
कहीं लगे कि मैम ये क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया था, ये होमवर्क में है। विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग LGBTQ पीपल? USA। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं और 2 या हाँ 3 ऑलरेडी होमवर्क के लिए हैं। तो ये 7 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना। जो आंसर्स करते हैं मैं सबके आंसर देखती हूँ। वेल डन एवरीबडी। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग। लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, टेक केयर।